हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते दोस्तों। आज है नवंबर 30, 2022। हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी, जैसा कि आपको पता ही है, और रोज की तरह फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक रहेंगे ब्रीफली थोड़ा देख लेते हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भैया सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इतनी ज़्यादा पेंडेंसी हो गई है, मतलब करोड़ों केस हमारे लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फंसे हुए हैं इतने सालों से। तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है और क्या सोल्यूशन नहीं हो सकता, रियल प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुद कहा है। सीजेआई ने हमारे खुद कहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके अलावा भाई हमारी जो इंडस्ट्री है उसको डीकार्बनाइज कैसे किया जा सकता है, यानी कि CO2 के एमिशन को कैसे कम किया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। केपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है, इसको जानेंगे थोड़ा सा इकोनॉमी वाले पर्सपेक्टिव से। उसके अलावा बांग्लादेश से इंडिया में कई सारे रिफ्यूजीज आ रहे हैं, इंडिया का रिफ्यूजीज को लेके क्या पर्सपेक्टिव है और हमारे यहाँ पे कौन कौन से कानून हैं वो रिफ्यूजीज़ को लेके, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके अलावा वेरी वेल के दिल्ली में जो कंट्रोवर्सी हुई थी कि जामा मस्जिद के अंदर महिलाओं को एंट्री नहीं हो रहा था कुछ पर्सपेक्टिव से, उसको भी थोड़ा समझेंगे। और इंडिया में जो है मस्जिद के अंदर वीमेन की एंट्री को लेके क्या चीज़ें हैं वो थोड़ा बात कर सकते हैं। वीमेन राइट्स वगैरह को लेके यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और लैंग्वेज का क्या रिलेशन है आपस में, ये एडिटोरियल है आज का। बहुत अच्छा एडिटोरियल तो नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक ठाक सही है, इसको हम थोड़ा कर लेंगे। एंड देन वी हैव सम अदर इश्यूज। ठीक है जी, चलिए। तो कल आपसे कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने पूछे थे और वो आपके सामने हैं। तो पहले जो क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव, इसमें तो हो ही जाता है। और राजा राम मोहन रॉय जी एक्चुअली वो इंडिया में नहीं, उनकी डेथ हुई थी। जब उनकी डेथ हुई थी तो वो ब्रिटेन के अंदर ही थे। ठीक है। और प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो दयानंद सरस्वती जी ने नहीं की थी, पांडुरंग जी ने की थी। तो ये तीनों आपको ये क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था ना, यहाँ पे भी इनकरेक्ट पूछा है, यहाँ पे भी इनकरेक्ट पूछा है और यहाँ पे करेक्ट पूछा है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप अपने हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों आज एक बेसिकली अश्विनी उपाध्याय जी, आपको उनको बहुत अच्छे से पता ही होगा, वो PILs वगैरह डालते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट वगैरह में। तो उन्होंने PIL ये डाला और उन्होंने ये कहा कि माई बाप, हमारे जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स और जो लोअर कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, इनमें मिला के इस समय इंडिया में लगभग 10 करोड़ के लगभग केस हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। राइट। तो इन केस को जो पेंडेंसी है, आप इनको क्यों कैसे रिड्यूस कर सकते हो। कुछ केस तो काफ़ी नए होते हैं, कुछ केस 5 साल वाले होते हैं, कुछ केस 10 साल वाले भी होते हैं, करोड़ों केस फंसे हुए हैं। तो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो उपाध्याय जी ने जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक PIL फाइल किया। उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सोल्यूशन ये हो सकता है, जस्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस। ठीक है, इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस, वो भी कितना, डबल। उन्होंने कहा कि जजेस की संख्या को डबल कर दो, केस अपने आप ही कम हो जाएंगे। कितना बढ़िया सॉल्यूशन है। अब भैया हमारे चंद्रचूड़ जी जो है शुरुआत में तो आराम से सुनते रहे, अच्छा जी और बताइए क्या है क्या नहीं है। बाद में इन्होंने अपना रिएक्शन दिया। इन्होंने कहा कि जो आप बता रहे हो सॉल्यूशन, वो इतना सीधा नहीं है। समझ रहे हो, आपने बोल तो दिया कि जजेस की संख्या को ज़्यादा कर दो। अरे भाई, हमारे पास जो फिलहाल करंट में जो वैकेंसी चल रही है, वो तो हम लोग फिल कर नहीं पा रहे हैं। आप कह रहे हो संख्या को डबल कर दो, उसमें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टांग अड़ा देती है। जो भी हम लोग नाम रिकमेंड करते हैं, गवर्नमेंट उसको क्लियर करती नहीं है। आप कह रहे हो कि सर डबल कर दो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इस समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जज हैं, 34 है ना, 34 है। तो आप चाहते हो क्या ये संख्या हम लोग 70 कर दें? पॉसिबल ही नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या को डबल करना, हाई कोर्ट के संख्या के जजेस को डबल करना, इवन लोअर कोर्ट्स के जजेस की संख्या को डबल करना, कोई इतना बच्चों का खेल नहीं है। बहुत सारे हाई कोर्ट की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बार बार प्रॉब्लम क्रिएट की गई है। मतलब उन्होंने प्रॉब्लम को बताया है कि जो अच्छे लॉयर्स होते हैं, ठीक है, जो सीनियर लॉयर्स होते हैं, जब उनको पूछा जाता है क्या क्या आप हाई कोर्ट के जज बनना चाहते हो, तो मोस्टली लोग उसमें से मना कर देते हैं। ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे कि हमारे पास लॉयर्स ही नहीं है ऐसे कि जो हाई कोर्ट के अंदर जिनको प्रमोट किया जा सके एज अ जज। अब लॉयर की अपनी अपनी उनका आर्गुमेंट हो सकता है। कुछ लोगों को भैया प्राइवेट प्रैक्टिस करने में मजा आता है, उसमें आप करोड़ों रुपया कमा सकते हो। ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट हमें परेशान करेगी एंड ऑल दैट। अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि भाई ऐसे आप नहीं कर सकते। देखिए इस समय 20 से 30% ये वैकेंसी चल रही है हाई कोर्ट्स वगैरह में, वो तो आज सरकार जो है फुलफिल नहीं कर पा रही है। पहले उसको फुलफिल कीजिए, बाद की बातें जो है बाद में देखेंगे, ऐसा जो है उन्होंने कहा है। तो पेंडेंसी को लेके जो ये इन्होंने कहा है, ये कि भाई
संख्या बढ़ा दो जजेस की। जितना ऊपर से सुनने में लगता है उतना बेसिकली आसान है नहीं, बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर होता है, राइट। अब जल्दबाजी में मान लो कोई यानी आपने ऐसा नाम आगे फॉरवर्ड कर भी दिया जो क्वालिटी ना दे पाए, ये भी तो बड़ी बात है ना, क्योंकि जस्टिस के अंदर क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है। ये मैटर नहीं करता कि आप एक दिन में जो है 100 केस निपटा रहे हो, 1000 केस का निपटारा कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जो भी आपने जस्टिस सुनाया है, वर्डिक्ट सुनाया है, क्या वो क्वालिटी मैटर करती है। क्या ऐसा तो नहीं है कि भैया कोई इनोसेंट पर्सन ही आपने जेल में डाल दिया हो। तो क्वालिटी मैटर्स रदर देन क्वांटिटी, ठीक है। तो ये भी उन्होंने अपने उसमें कहा है। बाकी यू नो वेरी वेल, आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है केसेस की पेंडेंसी को रिड्यूस करने के और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। पहले हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको बताता चलो कि जनवरी में हम लोग अपना फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं डेफिनेटली, ठीक। आप हमारी एप्लीकेशन वगैरह को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, पहली बता रहा हूँ, ये हमारा 3rd बैच होने वाला है। इसका जो भी इंस्ट्रक्शन का मीडियम होता है वो बाईलिंगुअल होता है, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाया जाता है, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आने वाली है। चलिए जी, ये तो कल वाला है, तो मैंने थोड़ा सेल्फ स्टडी के लिए इसको दोबारा से कंटिन्यू रखा है, ठीक है। एज अ ब्राउनी पॉइंट्स एनजेसी के बारे में कल वाले आर्टिकल की मैंने इसको रिमूव नहीं किया है यहाँ से बेसिकली। चलिए नेक्स्ट कहता है भैया, नीति आयोग प्रपोजेस डीकार्बनाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल एमिशन। इंडस्ट्रियल एमिशन मतलब ऐसी इंडस्ट्री जहां से सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज यानी कि CO2 का एमिशन होता है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, गैस इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री ऐसी हैं जो मोस्टली पावर के लिए कोल का यूज करती हैं, और कोल से तो भैया CO2 निकलता है। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है। इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन ही हो सकता है कि आप ये कोल पावर प्लांट्स को रिप्लेस कर दीजिए। किसके साथ रिप्लेस करेंगे, कोई भी क्लीन एनर्जी के साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं। आप उसको सोलर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, आप उसको विंड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, आप उसको जो हाइड्रो के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, इवन आप उसको न्यूक्लियर के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। एक तो सोल्यूशन ये है, लेकिन ये सोल्यूशन वायबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि जितनी डिमांड हम लोग कोल से फुलफिल कर सकते हैं उतनी सोलर विंड वगैरह से नहीं कर सकते, उनकी अपनी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। और न्यूक्लियर प्लांट्स को तो लगाने की एक अलग ही समस्या होती है, वो अलग ही चल रहा है, अलग ही बिल्कुल है ना, बहुत महंगा होता है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस चाहिए होती है। तो ये रिप्लेसमेंट वाला तो भैया हमारे पास ऑप्शन है नहीं। तो क्या कर सकते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, यानी कि जो पावर प्लांट्स वगैरह हम लोगों ने लगा रखे हैं, उसके अंदर हम लोग कुछ टेक्नोलॉजी ऐड कर सकते हैं, ताकि जैसे मान लो ये फर्नेस है, ठीक है, इस फर्नेस में हम लोग यहाँ पे कोल जला रहे हैं और यहाँ से जो है ग्रीन हाउस गैसेज निकल रही हैं, CO2 हम लोग मान के चलते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो फर्नेस को रिप्लेस कर दो, जो कि पॉसिबल नहीं है, या फिर ये जो कोल यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में, इस कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ जुगाड़ किया जाए। जुगाड़ समझ रहे हो ना, इसको पकड़ा जाए, इसको कैप्चर किया जाए, इसे हम लोग एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज नहीं होने देंगे। तो जैसे ही आपके फर्नेस से बाहर निकलेगा, इसको कैप्चर कर लो। ये टेक्नोलॉजी यूज डेफिनेटली की जा सकती है। इसको आप कैप्चर करो, कैप्चर करने के बाद उसको यूटिलाइज करो और उसको स्टोर करो। ये टेक्निक एक बहुत अच्छी टेक्निक, हालांकि ये भी एक्सपेंसिव है, लेकिन कम से कम दूसरी टेक्नोलॉजी से ये बेटर सोल्यूशन यहाँ पे नजर आता है। तो नीति आयोग का यह कहना है कि भाई अगर हम लोगों को 2070 तक अगर नेट ज़ीरो इंडिया को अचीव करना है, या अपने जो पंचामृत वाले गोल हैं अगर उनको अचीव करना है, तो ये कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी से जल्दी एडॉप्ट करनी पड़ेगी, ताकि हमारा जो एनर्जी सेक्टर है उसको डीकार्बनाइज किया जा सके, यानी कि कार्बन के एमिशन को कम किया जा सके। तो ये बेसिकली उन्होंने यहाँ पे पूरी तरह से कहा है, ठीक है। अभी कैसे टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है ऑलरेडी वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। आप उसको वहाँ से कैप्चर करते हो, CO2 को कैप्चर करने के बाद आप उसको कन्वर्ट करते हो, ठीक है। उसको आप जो है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको आप लिक्विड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो होता क्या है, और कई बार ना CO2 एटमॉस्फेयर के अंदर जो होती है उसको हम लोग डायरेक्टली भी कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो पावर प्लांट्स वगैरह की बात कर रहे हैं। एक बार जब आप उसको कैप्चर कर लेते हो, उसको कंप्रेस करते हो, और कहाँ गया, ठीक है, उसको आप कंप्रेस करते हो और पाइपलाइंस वगैरह के थ्रू, शिप्स के थ्रू, ट्रक्स के थ्रू, रेलवे के थ्रू आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, और उसको अलग अलग एप्लीकेशन के अंदर
इंक्लूड किया जा सकता है। देखो, आप उस CO2 को जब कैप्चर करते हो, या तो आप उसको कहीं पे जाके स्टोर कर दो, ठीक है, कहीं डीप जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में, किसी रॉक के अंदर, किसी माउंटेन के नीचे जाके आप उसको स्टोर कर सकते हो, पहली चीज वो। दूसरी चीज, आप उसको फ्यूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जो CO2 आपने कैप्चर किया है, ठीक है, और उसको फिर आप फार्मा सेक्टर में, फूड बेवरेज सेक्टर में, और जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं जिससे आग बुझाई जाती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में एज अ फर्टिलाइजर आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये तरीका बहुत अच्छा है बेसिकली। तो बेसिकली हमारा जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर हम लोग अपग्रेडेशन कर रहे हैं। तो लेकिन हालांकि भी एक्सपेंसिव है, बट स्टिल दैट इज द प्रपोजल बाय नीति आयोग, ठीक है। थोड़ा आप इसको जाओगे यहाँ जाके पढ़ सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं CO2 को, ठीक है, पावर प्लांट वगैरह से कैप्चर करते हैं, सीधा एटमॉस्फेयर से भी कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है, और या उसको स्टोर कर सकते हैं किसी रॉक्स के अंदर, सोइल के अंदर जाके आप उसको स्टोर कर सकते हो, डीप 3-4-5 किलोमीटर जो है डाउन जाके आप उसको स्टोर कर सकते हो, ताकि वो हज़ारों सालों तक वहाँ पे पड़ा रहता है, एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज नहीं होता है। तो ये कुछ कुछ प्रोसीजर डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए, स्लो कैपिटल स्पेंडिंग बाय द स्टेट्स, CPSE इज स्टिल अ वरी, ठीक है, CPSE इज स्टिल अ वरी। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, जो हमारी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होती हैं, ये मतलब CPC का मतलब है, इनके द्वारा और स्टेट्स के द्वारा काफ़ी कम कैपिटल स्पेंडिंग की जा रही है, और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। देखिए, पिछले साल बजट में सरकार ने क्या कहा था, बजट ने ये कहा था कि हम भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है, और उन्होंने उसका बजट भी बढ़ाया था कैपिटल एक्सपेंड। आप सोच रहे होंगे सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखिए, कैपिटल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है, कैपिटल का मतलब होता है कि जो मनी जनरेशन यानी वेल्थ जनरेशन के काम आता है, ठीक है, उसे कैपिटल कहते हैं। जैसे आपने कार खरीदी, ठीक है, आप उस कार को रेंट पे दे सकते हो, वो आपका कैपिटल हो गया। आपने कोई लैंड परचेज किया, वो भी आपका कैपिटल हो गया, ठीक है। तो ये सब कैपिटल होते हैं जो कि फर्दर मनी जनरेशन के काम आ सकता है। लेकिन जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके अंदर क्या होता है, उसके तहत गवर्नमेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज करती है। जैसे क्या हुआ, आपने रोड बनाया, कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए, रोड्स ब्रिज बनाए, डैम्स बनाए, रेलवे लाइंस वगैरह बनाई, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है। होता क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जब सरकार करती है तो फ्यूचर में सरकार को प्रॉफिट मिलता है, फ्यूचर में सरकार को डिविडेंड मिलता है। तो बेसिकली कैपिटल एक फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट होती है, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है, ठीक है। इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, राइट, एसेट्स डेवलप होते हैं सरकार के, और एक लॉन्ग टर्म इनकम का जुगाड़ यहाँ पे हो जाता है। अब ये तो उसके बेनिफिट होते ही हैं ऑफ कोर्स, कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के। क्योंकि देखिए, अब आप सरकार पैसा खर्चा करेगी तो कहीं ना कहीं से पैसा तो बोरो करेगी, सीधी सी बात है, उधार तो लेना पड़ेगा, और जब आप उधार लेते हो तो आपके ऊपर लाइबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं, है ना। तो सरकार जब उधार लेती है बैंक से या RBI से, तो उसे हमारा फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और जब सरकार ज़्यादा स्पेंडिंग करती है, बोरो करती है, तो ये बोरो करने से पैसा जाएगा कहाँ, अल्टीमेटली पब्लिक के पास ही जाएगा। सीधी सी बात है भाई, सरकार ब्रिज बनाएगी, डैम्स बनाएगी तो लोगों को हायर करेगी, हायर करोगी तो लोगों को सैलरी भी देगी, लोगों की सैलरी बढ़ेगी तो उनका इनकम इंक्रीज होगा, और जब लोगों का इनकम इंक्रीज होता है तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो चीज़ों के प्राइस भी इंक्रीज होंगे, तो इस वजह से इन्फ्लेशन भी क्रिएट होता है, क्योंकि इससे मनी सप्लाई बढ़ जाती है मार्केट के अंदर। तो कुछ कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के। अब देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आ रहा है तो वो बहुत वेलकम होता है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर स्टेट्स की वजह तरफ से आ रहा है तो वो भी वेलकम होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हमारे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं उनकी तरफ से आ रहा है तब भी वेलकम होता है, क्योंकि एसेट जनरेशन होती हैं। बट समस्या ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से तो आ रहा है, लेकिन स्टेट्स और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से नहीं आ रहा है। और समस्या ये है कि मान लो भैया बैंक तो एक ही है, अब बैंक के पास मान लो 100 करोड़ रुपए हैं देने के लिए, राइट, एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई भी इसको ले सकता है। अब इस 100 करोड़ को जब सरकार लेगी तो भैया अनिल अंबानी के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि सारा तो सरकार ने ले लिया। तो ऐसा ही होता है, जब गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है तो प्राइवेट सेक्टर के लिए पैसा नहीं बचता है,
मार्केट से लेने के लिए। अगर मान लो बाई चांस ले भी लेते हैं तो उसको हाईयर इंटरेस्ट रेट पे लेना पड़ता है, जो कि उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो ये कुछ कुछ दिक्कत होती हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में, बट येस ओवरऑल हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर भी करे, स्टेट्स गवर्नमेंट्स भी। स्टेट गवर्नमेंट की तो वैसे भी बेचारों की आजकल हालत काफ़ी ख़राब है कोविड के बाद से, उनके तो इनकम वैसे भी नहीं बढ़ रही है ना। सरकार उनको जीएसटी का जो पूरा कंपनसेशन दिया जाना चाहिए था वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं दे रही है। तो स्टेट्स की अपनी समस्याएं हैं, प्राइवेट सेक्टर की अपनी समस्याएं हैं। प्राइवेट सेक्टर को ऐसा डर लग रहा है कहीं आने वाले टाइम में रिसेशन ना आ जाए, तो वो इन्वेस्टमेंट भैया कहाँ करेंगे, कर भी लेंगे तो वो डूब जाएगी। तो देर आर लॉट ऑफ इशूज़, ठीक है, जो इस समय मार्केट में हो रहे हैं। चलिए जी, इंडिया एंड बांग्लादेश एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट एज मोर कुकी चिन रिफ्यूजीज आर एक्सपेक्टेड टू एंटर मिजोरम। ठीक है, तो देखिए ये है चिटगोंग, तो ये वाला जो स्टेट है बंगाल में, बांग्लादेश में, ये चिटगोंग है। ठीक है, और ये थोड़ा सा हिली एरिया है, हालांकि बांग्लादेश का बाकी एरिया बिल्कुल भी हिली नहीं है, तो ये थोड़ा सा हिली एरिया, और इसके इधर साइड में पड़ता है मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ हिली एरियाज में रहती हैं कुकी और चिन ट्राइब। ठीक है, कुकी और चिन ट्राइब। अब ये कुकी और चिन ट्राइब के अंदर कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स भी हैं। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, वो बांग्लादेश की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वायलेंस करते हैं। तो बांग्लादेश की आर्मी ने बेसिकली सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनके खिलाफ वहाँ पे अभियान छेड़ा हुआ है, ऑपरेशन छेड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे कुकी और चिन जो विलेजेस हैं वहाँ से लोग निकल के इंडिया में मिजोरम के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो ये जो है मामला इस समय चल रहा है। तो बांग्लादेश और इंडिया यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं आपस में, लेट्स सी क्या होगा। अगर हम लोग रिफ्यूजीज़ के बारे में बात करें तो भैया यूनाइटेड नेशंस की एक 1951 की एक कन्वेंशन है, जिसे यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 कहा जाता है। बाद में इसके ऊपर हल्के फुल्के चेंजेस हुए थे, जिसमें यह कहा गया था कि भाई जो लोग प्रोसिक्यूशन से परेशान हैं, मतलब जिनको परेशान किया जा रहा है उनकी होम कंट्रीज़ के अंदर पॉलिटिकली या जो भी, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, नेशनलिटी एंड ऑल दैट, तो हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको एज अ रिफ्यूजी एक्सेप्ट करेंगे और उनको ह्यूमन राइट्स सारे प्रोवाइड करवाएंगे, असाइलम प्रोवाइड कराएंगे। तो ये कन्वेंशन ये कहती है, बट इंडिया इस कन्वेंशन का पार्ट नहीं है। तो इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए इंडिया के अपने रीजन्स हैं, ठीक है, इंडिया के अपने रीजन्स हैं। इंडिया ये कहता है कि भाई आप पॉलिटिकल रिफ्यूजीज को क्यों कंसिडर कर रहे हो, आप इकोनॉमिकल रिफ्यूजीज को भी कंसिडर करिए। तो इंडिया सिर्फ इसी मामले में अड़ गया है, क्योंकि इकोनॉमिकल रिफ्यूजीज अगर होंगे तो फिर डेवलप्ड कंट्री को नुकसान है, सीधी सी बात है भाई। मान लो पुअर है, एक गरीब आदमी है, उसके पास काम धंधा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, हंगर है, माल न्यूट्रिशन है, तो क्या वो अमेरिका में जाके शरण ले सकता है ये बोल के सर मेरे यहाँ तो गरीबी है, मैं तो इकोनॉमिकल रिफ्यूजी हूँ, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो? अमेरिका तो कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, अगर आप पॉलिटिकल परेशानी की जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड ऑल दैट, तब आपको जो है वो एज अ रिफ्यूजी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से इंडिया ने इसका पार्ट हम लोग नहीं बने थे। बट हमारे यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 14 है। इंडिया इस कन्वेंशन का पार्ट नहीं होते हुए भी इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है रिफ्यूजीज़ को लेके बहुत ज़बरदस्त रहा है। ठीक है, हज़ारों रिफ्यूजीज़ इंडिया में रहते हैं, उनको आधार कार्ड दिया गया है, उनको सारी सुविधाएं दी गई हैं, एजुकेशन दिया गया है। तो वो थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिए। बाकी जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन का जो 1967 का प्रोटोकॉल है, इंडिया इसका भी पार्ट नहीं है, बट येस आपको अच्छे से पता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे म्यांमार से आने वाले, बांग्लादेश से आने वाले रिफ्यूजीज़ रहते हैं, और वो इशू इस समय बांग्लादेश के भी साथ हमारा चल रहा है। तो क्योंकि रिफ्यूजीज़ इंडिया में आ रहे हैं, ठीक है, तो ये है पूरे का पूरा छोटा सा मामला। एक हल्का सा टॉपिक यहाँ पे आता है, इलेक्शन कमीशन टू हियर शिवसेना डिस्प्यूट ओवर नेम सिंबल। आज तक आपको पता है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे और शिंदे जी, वो दो ग्रुप अलग हो गए थे। तो सिंबल को लेके काफ़ी समय से इशू चल रहा था कि भैया सिंबल क्या होना चाहिए, क्योंकि पहले जो शिवसेना का जो ओरिजिनल सिंबल था, तो वो ओरिजिनल सिंबल अभी तक किसी को नहीं अलॉट हुआ है। ठीक है, ना शिवसेना, आज ना उद्धव ठाकरे वाले को और ना शिंदे वाले ग्रुप को अलॉट हुआ है। हाँ, वहाँ पे इलेक्शंस थे, अभी बाई इलेक्शंस थे महाराष्ट्र में, अंधेरी ईस्ट वगैरह में। अब उसके इलेक्शन लड़ने के लिए टेम्परेरी बेसिस पे दोनों ग्रुप्स को सिंबल दिए गए थे। ठीक है, एक को दिया गया था वो मशाल दी गई थी, और एक को स्वॉर्ड दिया गया था, मतलब तलवार और शील्ड का निशान दिया गया था टेम्परेरी बेसिस पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो वो इलेक्शन अभी हो गए हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने उस मुद्दे को दोबारा उठाया है और दिसंबर 12 का टाइम दिया है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ, अपने अपने आर्गूमेंट्स भी लेके आएँ साथ में, और तो हम लोग आपकी सुनवाई करेंगे। लेट्स सी ओरिजिनल सिंबल किसको मिलता है या फिर किसी को भी नहीं मिलता है। अब ये सोचने वाली बात है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन का इंडिया का इस पर फाइनल डिसीजन होता है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह इसमें कुछ नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोल दिया है कि भाई हमारा डोमेन नहीं है। ठीक है जी, चलिए
ऑन द एंट्री ऑफ द वीमेन इन मस्जिद, तो आपको पता है कि जामा मस्जिद के अंदर अभी पिछले हफ्ते ही एक नोटिस लगाया गया था जिसमें ये कहा गया था कि जो भी सिंगल वीमेन हैं, ठीक है, वो उनको एंट्री बंद कर दी गई थी। हाँ, हालांकि अपने परिवार के साथ अगर आपको आना है, फैमिली के साथ आना है, अगर किसी मेल के साथ आना है, पार्टनर के साथ आना है, तो आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल वीमेन अलाउड नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला हुआ इसके बारे में। तो जब वहाँ के इमाम वगैरह से, उनसे लोगों से पूछा गया, मैनेजमेंट के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि देखिए जो सिंगल गर्ल्स आती हैं, वीमेन आती हैं, वो परेशानी क्रिएट करती हैं, है ना, वहाँ पे सेल्फीज़ लेती हैं, वो टिकटॉक बना रही हैं, तो जो कि मस्जिद की मर्यादा के लिए ठीक नहीं है। हाँ, अगर आप किसी के साथ आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे अगर आप इंडिया ओवरऑल इंडिया की बात करो तो इंडिया के मोस्टली मस्जिद में जो है वीमेन अलाउड नहीं है, ठीक है। लेकिन जामा मस्जिद वन ऑफ द फ्यू मॉस्क है इंडिया में जहाँ पे एक्चुअली वीमेन अलाउड है, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। बाकी इस्लामिक लॉ क्या कहता है, देखिए कुरान के अंदर कहीं पे भी मेंशन नहीं है वीमेन और मेल का अलग अलग से, ठीक है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि जो भी मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं, वो सब मस्जिद में जा सकते हैं। मस्जिद का एक आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल और अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स, वो ये कहते हैं कि भाई जो फीमेल होती हैं वो घर पे भी प्रे कर सकती हैं, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, घर पे भी प्रे कर। देखिए महिलाओं को क्या है ना, पुराने ज़माने में मडीवल टाइम में, है ना, घर पे बहुत काम होते थे, राइट। घर में बच्चे होने हैं, साफ़ सफाई करनी है, घर का काम रहता था, तो उनको मस्जिद 5-5 टाइम आप मस्जिद नहीं जा सकते हो, ठीक है। 5 टाइम छोड़िए, आप दिन में 1 टाइम भी आप मस्जिद नहीं जा सकते हो। और फिर मस्जिद किस लिए बना हुआ है? मस्जिद ग्रुप्स में जाने के लिए बना हुआ है। इंडिविजुअल प्रेयर तो आप कहीं भी कर सकते हो, मस्जिद बनाया ही इसी के लिए गया है कि आप ग्रुप में जाके वर्शिप कर सकते हैं। तो महिलाएं ग्रुप में जाके मस्जिद में वर्शिप कर सकती हैं, लेकिन आपको पता है कि महिलाओं को इतने सारे काम हुआ करते थे तो वो ग्रुप में नहीं जा सकती थी। तो एक वो भी एक रीज़न था कि महिलाओं को अलाउ नहीं किया गया है। और बाकी और डेफिनेटली दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं, बट तो उसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। इंडिया के अंदर क्या रहता है कि जो मस्जिद जमात इस्लामी और जो मस्जिद अहले हदीस के द्वारा, ये सेक्ट हैं इस्लाम के अंदर ही, इनके द्वारा जो मेंटेन किए जाते हैं, वहाँ पे महिलाएं अलाउड हैं मस्जिद के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ही मस्जिद ऐसे हैं जो इनके द्वारा मैनेज किए जाते हैं। मोस्टली मस्जिद जो है वो इंडिपेंडेंट ही हैं, जहाँ पे महिलाएं ऐसा अलाउड नहीं हैं। हाँ, अगर आप वेस्ट एशिया में जाते हो, ठीक है, वहाँ पे भी जैसे अगर आप काबा जाते हो, ठीक है, आप वहाँ पे जाते हो, सऊदी अरेबिया में जाते हो, तो वहाँ पे महिलाएं और पुरुष जो हैं वो एक मस्जिद में एक साथ एंट्री करते हैं, लेकिन उनके 2 अलग अलग स्पेस होते हैं। तो महिलाएं एक तरफ जाके वर्शिप करती हैं, पुरुष एक तरफ जाके वर्शिप करती हैं। तो वो सारा जो है यहाँ पे रहता है। इंडिया में मोस्टली मॉस्क्स के अंदर क्या होता है, महिलाओं के लिए सेपरेट चैम्बर नहीं बनाए गए हैं, राइट। और जिसकी वजह से बेसिकली ये जो मस्जिद जब डिज़ाइन किए गए थे उस समय इनमें सिर्फ मेल्स को ही कंसिडर किया गया था, तो सेपरेट चैम्बर नहीं होने की वजह से भी वीमेन वहाँ पे अलाउड नहीं है। लेकिन जहाँ पे सेपरेट चैम्बर्स बनाए गए हैं जो जमात इस्लामी और अहले हदीस के द्वारा किए जाते हैं, यस, वहाँ पे डेफिनेटली वुमेन अलाउड है। बट स्टिल बात वही आती है कि महिलाओं को वहाँ पे जाने के लिए ग्रुप्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। और ग्रुप्स बन नहीं पाते हैं, तो एक प्रैक्टिस ऐसी चली आ रही है कि महिलाएं मोस्टली घर पे ही प्रे कर सकती हैं, विच इज़ कम्प्लीटली अलाउड एंड लीगल, ठीक है। तो वो कुछ प्रोविज़न यहाँ पे थे, तो दैट इज़ द होल थिंग। इंडिया की अगर बात करें तो जैसे मुंबई के अंदर एक बड़ा फेमस मस्जिद है, हाजी अली जिसको कहा जाता है। तो हाजी अली के अंदर भी कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो वहाँ पे एक बैरियर लगा दिया गया था और उस बैरियर के आगे महिलाओं की एंट्री नहीं थी। बाद में फिर प्रोटेस्ट वगैरह हुए और सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया और महिलाओं को हाजी अली दरगाह के अंदर अलाउड है। वहाँ पे भी आर्गूमेंट दिया गया था कि देखिए वो दरगाह है, ठीक है, वो कोई प्रेयर की जगह नहीं है, वो कोई मस्जिद नहीं है। हाजी अली इज एक्चुअली दरगाह, ठीक है। वो एक जैसे शमशान घाट आप बोल देते हो, तो दरगाह के अंदर महिलाओं को यूजली अलाउड नहीं होता है, जहाँ पे एक डेड बॉडी होती है, ठीक है। ऐसा पुराने ज़माने में कहा जाता था कि जो जो क्रीमेशन ग्राउंड्स होते हैं या फिर जो दरगाह होती हैं, वहाँ पे वीमेन को नहीं जाना चाहिए क्योंकि वीमेन का दिल कमज़ोर होता है, ऐसा आर्गूमेंट दिया जाता था उस समय में। तो तब से वही प्रैक्टिस चल रही है। लेकिन हाजी अली के अंदर वहाँ पे महिलाओं ने आंदोलन किए और फाइनली हाजी अली के अंदर महिलाओं को अलाउ किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वीमेन राइट्स को लेकर एंड ऑल दैट। अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप डेफिनेटली इसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए, सेटलिंग द लैंग्वेज ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो हामिद अंसारी जी के द्वारा लिखा गया है। हामिद अंसारी जी रेगुलरली लिखते हैं द हिंदू के लिए एडिटोरियल्स वगैरह।
इनकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत साफ, मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड नहीं होती है, क्योंकि इतने बड़े विद्वान होते हैं तो अपने हिसाब से लैंग्वेज लिखते हैं, काफ़ी लिटरेरी लैंग्वेज लिखते हैं। तो थोड़ा सा कोशिश किया है कि इनकी इस लैंग्वेज को थोड़ा सा आसान तरीके से आपके तरफ लेके आया जाए, ठीक है, तो और आपको समझाया जाए। जितना समझ में वेल एंड गुड है, नहीं समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है सच, ठीक है। तो बात है कंट्रोवर्सी से शुरुआत हुई थी ये बात। देखिए, जो अभी इस समय एनडीए की गवर्नमेंट है, इस एनडीए की गवर्नमेंट के ऊपर लगातार ब्लेम्स लगाए जाते हैं कि भाई ये रीजनल लैंग्वेजेस को इग्नोर करती है और हिंदी को प्रमोट करती है, और ये बात यूजुअली सच्चाई भी है इसे, और गवर्नमेंट इस बात से ज़्यादा डिनाई नहीं करती है कि उनका कहना है कि भाई हम लोग हिंदी को प्रमोट करेंगे, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हिंदी को प्रमोट किया जाना चाहिए, दैट्स अ थिंग। तो इनका ये कहना है। देखिए अभी क्या हुआ था, अभी एक लैंग्वेज, जो ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए कमेटी बनाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उसकी 11th रिपोर्ट्स आई थी, सबमिट की गई थी, और उस 11th रिपोर्ट ने ये कहा है, जो हिंदी की प्रमोशन के लिए ही बनाई जाती है, उसने ये कहा कि गवर्नमेंट को एक्टिव स्टेप लेने चाहिए हिंदी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, हिंदी को प्रमोट करने के लिए, खासकर टेक्निकल एजुकेशन में, जो आपका एमबीबीएस होती है, आपका जो बीटेक होती है, ग्रेजुएशन होती है ना, वो इंजीनियरिंग होती है, वहां पे हिंदी को इंक्लूड किया जाए। अब ये रिकमेंडेशन आने के बाद हमारे होम मिनिस्टर ने भी इस बात को कहा है कि हम लोग हिंदी को प्रमोट डेफिनेटली करेंगे, और मध्य प्रदेश वगैरह में तो, और अभी यूपी में भी चीज़ें चल रही हैं, कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कुछ कोर्सेज हिंदी में शुरुआत भी हो चुकी है। अब उस पूरे के पूरे कंट्रोवर्सी में तमिलनाडु और केरला में थोड़ा सा हलचल हुई। उन्होंने कहा कि भाई ये तो आप लोकल लैंग्वेज को बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, आप दूसरी लैंग्वेज को यहाँ पे क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे हो। हालांकि सरकार ने ये कहा कि तमिल या मलयालम, इस लैंग्वेज को भी हम लोग प्रमोट करेंगे डेफिनेटली, ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, और इसके काम उस पर चल भी रहा है, बट हिंदी को थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा पुश किया जाता है। एक तो यहाँ पे इश्यूज ये है, तो उसको लेके ही जो है हामिद अंसारी जी ने ये कहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कल्चरल शावनिज्म। कल्चरल शावनिज्म मतलब डोमिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कल्चर, डोमिनेशन ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लैंग्वेज ओवर अदर लैंग्वेजेस, ओवर अदर कल्चर, ठीक है, तो इसे कहते हैं शावनिज्म, कल्चरल शावनिज्म। और हमारी गवर्नमेंट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म करने के बजाय कल्चरल शावनिज्म की तरफ जा रही है। आप इसमें हिंदुत्व की बात कर सकते हो, आप उसमें हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात कर सकते हो, थोपने की बात भी कर सकते हो। कई बार ऐसा भी आरोप लगाया जाता है सरकार के ऊपर, हिंदी को थोपा जा रहा है। ऐसी ऐसी कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने कहा है, हामिद अंसारी जी ने कहा है। हामिद अंसारी जी ने यह भी कहा कि भाई जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना था तो उसमें भी इस बात को लेकर बहुत सारी डिबेट हुई थी। तो हमारी कंट्री में कोई एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है। आर्टिकल जो 345 है वो अलग अलग स्टेट्स को अपनी अपनी लैंग्वेज चूज करने की फ्रीडम देता है। हर स्टेट अपना ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो डेफिनेटली चूज कर सकता है। हालांकि हमारे सुप्रीम कोर्ट में और हमारे हाई कोर्ट्स में या जो बिल वगैरह पार्लियामेंट में पास होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही पास होते हैं, ये भी एक अलग बात है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज कोई एक हमारी एज सच, हमारे पास बहुत सारी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, हमारे शेड्यूल 8 के अंदर आती हैं, इस समय 22 हैं, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो हिंदी को कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है एज सच, ठीक है। हाँ, हमारे पास डेफिनेटली आर्टिकल है, आर्टिकल 343, जो कहता है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। ये आर्टिकल 343 कहता जरूर है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। स्टेट्स को फुल फ्रीडम दिया गया है कि वो अपना ऑफिशियल लैंग्वेज चुन सकते हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हिंदी को प्रमोट करने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन जैसा ही सरकार ऐसा कुछ करने की कोशिश करती है, शुरुआत से ही कह रहा हूँ मैं, आज से नहीं कह रहा हूँ, तब तब जो है हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात होती है क्योंकि कुछ स्टेट्स वहाँ से ऑब्जेक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो ऑब्जेक्शन यही है भाई कि अब हिंदी को अगर इतना प्रमोट करोगे तो मदर टंग दूसरी जो लैंग्वेज हैं वो डेफिनेटली इग्नोर हो जाती हैं। उसके अलावा इंग्लिश जो एक लैंग्वेज है वो आजकल कंपटीशन की लैंग्वेज बन चुकी है, जॉब मार्केट की लैंग्वेज, जॉब की मार्केट बन चुकी है, कमर्शियल लैंग्वेज की, कमर्शियल मार्केट की लैंग्वेज बन चुकी है। इंटरनेशनल, नेशनल और अलग अलग स्टेट्स में जो कम्युनिकेशन होता है वो इंग्लिश के थ्रू बेटर तरीके से हो सकता है रादर देन हिंदी। उसके अलावा हमारे डीपीएसपी के अंदर, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर हिंदी को प्रमोट करने की बात नहीं कही गई है, तो ये उसके अगेंस्ट भी कहीं ना कहीं जाता है। हमारा जो आर्टिकल 345 है वो डाइवर्सिटी का स्कोप प्रोवाइड करवाता है, तो डाइवर्सिटी होनी चाहिए, हर लैंग्वेज को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। एंड इंग्लिश इज नाउ एक्सेप्टेड एज अ लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्स अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो भाई हम लोग ये
कहना कि अंग्रेज़ों की लैंग्वेज है एंड ऑल दैट, उससे हमें ऊपर उठना चाहिए। लैंग्वेज किसी की नहीं होती है, लैंग्वेज एक अपने विचारों को व्यक्त करने का एक मीडियम होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारी लैंग्वेज, ये मेरी लैंग्वेज, ऐसा कुछ नहीं होता। लैंग्वेज ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। जो आपको लगता है अपनी सोसाइटी के हिसाब से, अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको लगता है सूट होता है, तो उसको डेफिनेटली किया जाना चाहिए। ये एक पुराना सा एक स्लाइड था जो मेरे पास था, मैंने आपको यहाँ पे इसको इंक्लूड करके डाल दिया है। इंडिया के अंदर इस समय 6 क्लासिकल लैंग्वेज होती हैं, तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। उसके अलावा 22 हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, जिसमें से इनिशियली 14 हुआ करती थी, बाद में सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली ये हम लोगों ने बाद में ऐड किया है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। 8th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता है। तो यही था आज इसके लिए, और इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, ठीक है। ये तो शायद कल वाला इंक्लूड हो गया, इसको मैं रिमूव यहाँ से कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही था। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। 1-2 एडिशनल आर्टिकल भी आपके पास हैं, कोई खास मज़ेदार मुझे नहीं लगे। ये EWS वाला तो घिसा पिटा सा टॉपिक है, बहुत बार कर चुके हैं, इसमें कोई खास दमदार मुझे लगा नहीं। बाकी आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।